जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम लोगों की मतलब फेस टू फेस मुलाकात हुई है। आज की कक्षा में हम लोग सामाजिक विज्ञान का 10 बेहद ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछली कक्षाओं में हमने कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को किया था, आपने देखा भी होगा। हमने मैथ किया, हमने साइंस किया, सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव किया। आज से हम लोगों का सीरीज शुरू होने जा रहा है, जिसका आज पहला वीडियो है। और आज हम लोग 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे करके आपकी 10 वीडियो आएगी, जिसमें लगभग में आपका सोशल साइंस का 100 सब्जेक्टिव मतलब 2 नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे जहां तक लगता है कि इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना काफी कम है। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। तो पूरे कक्षा को, पूरे सीरीज को ध्यान से देखिएगा। और अगर बात करें इसके पीडीएफ की, तो इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको डेली क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोटिफिकेशन और कुछ क्यूजेस भी आपको वहां पर देखने को मिलता है, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव की तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा, आप अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो बच्चों आप क्लास समाप्त होने के बाद में 5 से 10 मिनट के अंदर में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टाइप का लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। वहां से भी आप लोग जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो दोनों में से जहां आपको सुविधा हो, जहां अच्छा लगे, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस पर, और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, क्लास में ही याद करते हुए चलेंगे। और पीडीएफ लेकर के आप एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो और अच्छे से आपका जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको नजर भी आ रहा होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है। देखिए, 2020 का एग्जाम में और 2022 का एग्जाम में बच्चों पूछा जा चुका है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि खूनी रविवार आखिर क्या घटना है, आखिर इसमें मामला क्या है। देखिए बच्चों, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि भैया इसमें बोला गया है खूनी रविवार। मतलब कि भैया रविवार के दिन खून हुआ होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, खूनी रविवार बोल देंगे। अब पूरा का पूरा घटना क्या है, थोड़ा सा हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, हुआ क्या था कि रूस और जापान में युद्ध हुआ था 1905 ईस्वी में, जिसमें जो है, पहले आप लोग मैप वगैरह अगर थोड़ा सा ध्यान में होगा, तो आप लोग को पता होगा कि जापान जो है रूस की अपेक्षा काफी छोटा देश है। ठीक है। तो रूस जो है जापान से हार गया था मारपीट में। रूस और जापान में मारपीट हुआ, रूस हार गया, जापान जीत गया। अब जापान था इतना सा देश, रूस था इतना बड़ा देश। तो अब क्या हुआ कि रूस का राजा का बेइज्जती हो गया, राजा गुस्सा में था। और इसी समय में यहीं पर क्या हुआ कि समाज का जो रूस का जो समाज का लोग था, रूस का जनता जो थी, वो परेशान थी कि भैया उसको खाने के लिए पुर नहीं रहा था। ठीक है। और राजा बड़ा बदमाश भी था, और ये जो मारपीट हुआ रूस और जापान में, तो रूस हार गया, तो बेइज्जती भी हो गया थोड़ा राजा का। तो अब होता क्या है कि जितना समाज का लोग था, सब राजमहल की तरफ जाने लगा, रोटी दो का नारा लगाते हुए। तो राजा तो पहले से खिसिया हुआ था, काहे कि उसका तो वो तो हार गया था जापान से, तो बेइज्जती तो हो गया था उसका। तो वो क्या क्या जितना भी सैनिक था, सबको आदेश दे दिया कि भैया जितना भी आदमी आ रहा है, सबको गोली मार दो, सबको मार के कहानी खत्म कर दो। तो यही चीज जो हुआ, तो सिपाही सब तो आदेश दिया, सिपाही सबको तो मानना पड़ेगा। तो भैया जितना लोग आ रहा था, सबको मार दिया, लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग मारा गया। तो जो घटना हुआ था, ये रविवार के दिन में हुआ था। और रविवार को हो गया खून, तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, खूनी रविवार बोल देंगे। उम्मीद है आपके दिमाग में खूनी रविवार बैठ गया होगा अच्छे से, कि भैया अगर रविवार को खून हुआ था, कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। क्यों हुआ था, तो रूस जापान में मार हुआ था, युद्ध हुआ था 1905 ईस्वी में, तो रूस जीत गया, रूस हार गया था, जापान जीत गया था। रूस का बेइज्जती हुआ, राजा गुस्साया हुआ था, और सब जनता सब चली गया रोटी दो का नारा से। तो खिसिया करके आदेश दे दिया, भैया आओ जो है, जितना सैनिक था सबको मार दिया, कहानी खत्म कर दिया। बस यही कहानी है पूरा। ठीक है। इसी को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं जी, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। खूनी रविवार खूनी रविवार हत्या की एक घटना है, जो रूस में रविवार के दिन घटित हुई थी। कोई दिक्कत, रूस में रविवार को घटित हुआ था ये खूनी रविवार। रूस में जाड़ के शासन से लोग तंग आ गए थे, परेशान हो गया था राजा। पहली बात तो निरंकुश था, उस पे कोई अंकुश ही नहीं था, अपने आप को देवता का स्वरूप मानता था, हम जो बोल देंगे वो हो जाएगा, ऐसा समझता था। ठीक है। उनका अत्याचार काफी बढ़ गया था, बहुत ज्यादा अत्याचारी भी था। इस संबंध में बात करने के लिए एक प्रार्थना पत्र के साथ में शांतिपूर्ण जुलूस निकाल करके मजदूर जाड़ से मिलने के लिए पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। वही महल की तरफ जा रहा था, जितना मजदूर था सब था, सब प्रेम से बात करने के लिए जा रहा था, मारपीट करने के लिए कोई नहीं जा रहा था बच्चों। ठीक है। तो उसी समय सैनिकों ने उन पर गोली बरसा दी, उसी समय आदेश की तरफ से सब जो है ठा ठा करके पूरा मतलब कहानी को खत्म कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप 1000 से अधिक लोग मारा गया। हमने आपको पहले ही बताया कि 1000 से ज्यादा लोग मारा गया। इसी घटना को क्या बोला जाता है, खूनी रविवार की घटना कहते हैं। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। खूनी रविवार आसान चीज भी है। ठीक है, चलिए जी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो क्लियर है, चलिए।
अगला प्रश्न है यही चीज कि रूसी क्रांति का दो गो कारण लिख दीजिए। अब रूस में क्रांति हुआ था, हमने आपको पहले ही बताया कि राजा बदमाश था। अब जहां का राजा बदमाश होगा मतलब अच्छा शासन अच्छे से शासन नहीं करेगा, वहां तो भैया क्रांति होना बनती है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 2013 में पूछा, 17 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में पूछा, 21 में पूछा, और हाल फिलहाल के 3 वर्ष का तो मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन इसमें भी पूछा ही गया होगा। ठीक है, इतना सारा साल पूछा गया है बच्चों, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं। अब रूस में होता है क्रांति। अब क्रांति का दो कारण बहुत ही मेन था, मतलब दो कारण इंपॉर्टेंट था। क्या क्या कारण था उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली बात तो कि वहां का जो शासक था, वहां का जो राजा था, वो बहुत ज्यादा निरंकुश था। निरंकुश मतलब होता है कि राजा पे कोई अंकुश नहीं लगा होना, राजा पे कोई प्रतिबंध नहीं होना। तो क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण जाड़ की निरंकुशता थी। अब सर जी ये जो जाड़ लिखा हुआ है ये किसको बोलते हैं? तो सुनो बच्चों, जाड़ जो है रूस में जो राजा होता था ना, रूस का राजा, उसको जो है जाड़ बोला जाता था। अब जाड़ मतलब बर्तन मत समझ लेना। ऐसा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट, रूस का राजा जो होता है, उसी को रूस में जाड़ बोला जाता है। ठीक है, जाड़ हमेशा विरोधियों को कठोर से कठोर दंड देता था। अब भैया चोरी कर लिया या कोई उसका विरोध कर दिया, उसको फांसी पे चढ़ा दिया, ये कहाँ का न्याय है? चोरी के लिए भैया फांसी पे चढ़ा दोगे क्या? ठीक है, तो ऐसा होता था। लोगों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। ऐसा भी कोई नहीं था कि जो है मान लीजिए कि राजा से हम संतुष्ट नहीं है तो विरोध कर दे, ऐसा भी बात नहीं। जहां विरोध में बोले बस फांसी पे लटका देगा आपको। ये तो बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, इस अत्याचार से प्रजा का विरोध और असंतोष बढ़ता जा रहा था। यही जो अत्याचार किया था, किसी प्रकार का स्वतंत्रता नहीं दिया था, कोनो प्रकार का फायदा नहीं पहुंचाना चाहता था, इसी सब से जो है भैया लोग सब गुस्साया और क्रांति कर दिया। पहला कारण तो ये हो गया। अब देखिए कहीं भी क्रांति होता है ना, तो एक कारण उसके पीछे नहीं होता है, कारण बहुत सारा होता है। तो इसी में आपको दो गो बोला है, तो एक तो भैया हो गया निरंकुश शासन की, भैया राजा पे कोई अंकुश ही नहीं लगा हुआ है। दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा है कृषक एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति। अब दयनीय मतलब क्या होता है? दयनीय मतलब होता है बुरा। कृषक मतलब होता है किसान, और मजदूर तो आप लोग को पता ही है। तो किसान और मजदूर का दयनीय स्थिति था, बुरा स्थिति था। अब किसान और मजदूर का क्या बुरा स्थिति होगा? तो भैया किसान से टैक्स ज्यादा लेता होगा, मजदूर से काम बेसी करवा लेता होगा, पैसा कम देता होगा, यही सब तो होगा ना। ये लिखा हुआ है। रूस में किसान एवं मजदूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, मतलब बहुत ज्यादा बुरी थी। मजदूर तथा श्रमिक भी शोषण के शिकार थे। इनसे अधिक काम करवा लिया जाता था, और मजदूरी जो है मतलब पेंशन जो है, पैसा जो है वो बहुत कम दिया जाता था। तो ये जो भैया रूस की क्रांति का दो कारण हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? अब देखिए सर्वहारा वर्ग समाज का एक वर्ग है जिसमें सामान्य मतलब बीच वाला स्तर का लोग, जैसे किसान, मजदूर, आम लोग, ये सब शामिल होता है। ठीक है, तो इसी को सर्वहारा वर्ग बोलते हैं। समाज का एक वर्ग है, क्लास है, जैसे फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास होता है ना, इसी तरह एक सर्वहारा वर्ग भी एक क्लास है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सर्वहारा वर्ग समाज का एक ऐसा वर्ग होता है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम लोग शामिल होते हैं। सर्वहारा वर्ग में कौन कौन आता है जी? किसान आएगा, मजदूर आएगा, और आम जनता सब जो है छोटा मोटा काम जो करता है वो सब आ जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूर तथा श्रमिकों का वर्ग था। किसका किसका वर्ग था? श्रमिक और मजदूर का वर्ग था, जो सुविधाहीन था। ठीक है, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, ऐसा लोग जिसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, वो सब किस में आ जाता था? सर्वहारा वर्ग में आ जाता था। पूंजीपति वर्ग जो है इसका हमेशा से शोषण किया करता था, सर्वहारा वर्ग का। अब किसान का, मजदूर का, ये सब तो पैसा वाला लोग शोषण करेगा ही करेगा, वही लिखा गया है इसमें कि पूंजीपति वर्ग द्वारा इस वर्ग का पूरी तरह से शोषण किया जाता था, ये लिखा हुआ है जी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है रूसी क्रांति से पूर्व किसान की स्थिति कैसी थी? 2022 में मतलब ताजा ताजा क्वेश्चन पूछा गया है। अब रूसी क्रांति जब हुआ था उससे पहले किसान की स्थिति कैसा था? तो अभी हम लोग जाने थे कि किसान और मजदूर का स्थिति काफी ज्यादा दयनीय था रूसी क्रांति के समय में। पता है कि नहीं पता है? सबों को पता होगा। तो वही लिखा गया है। रूसी क्रांति से पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले, क्रांति के पहले कैसा था? किसान की स्थिति काफी दयनीय थी। दयनीय मतलब क्या होता है जी? दयनीय मतलब बुरा होता है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। वह पूंजीपति वर्ग के अधीन एवं अपनी जमीन से बंधे हुए थे। अब देखिए किसान का क्या काम है भैया? किसान का काम है खेती करना, और खेती करने के लिए भी तो उसको पैसा चाहिए, भूमि चाहिए। तो भैया बस वो भूमि जो है मतलब भूमि उससे लेता था, पूंजी पैसा वाला वर्ग से पैसा लेता था, और भैया ब्याज व्याज दे नहीं पाता था तो भूमि पे कब्जा कर लेता था पूंजीपति वर्ग। ठीक है, ऐसा होता था। किसानों के पास पूंजी का अभाव था, जिसके कारण वह करों के बोझ तले दबे हुए थे। अब अभी हमने बताया ना कि खेती करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा भैया कोई भी देगा तो ब्याज पे देगा ना, टैक्स पे देगा ना, सॉरी टैक्स कहते हैं, ब्याज पे देगा। अब भैया जितना पैसा था वो ब्याज में चुकता हो जाता था। अब बाकी जो राजा था, राजा वहां का टैक्स भी लेता था, कर भी वसूलता था। अब कर में भी आधा से ज्यादा किसान का पैसा चल गया, तो किसान के पास कुछ बचता नहीं था, इसीलिए जो है वो कर का बोझ तले दब जाता था। ठीक है, चलिए
किसान जाड़ के शासन से खुश नहीं था। अब राजा इतना अत्याचार करेगा, किसी को बोलने नहीं देगा, किसी को पैसा नहीं देगा, है ज्यादा ज्यादा टैक्स रखेगा, तो किसान किसान क्या, कोई भी सामान्य आदमी भी नाराज हो जाएगा। इसी कारण रूसी क्रांति में इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। इसी कारण जो है रूस में जो क्रांति हुई, इसमें इस सब मतलब पूरा जी जान लगा करके मेहनत किया कि भैया राजा को हटाओ, राजा को भगाओ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी का है। पॉलिटी मतलब भैया राजनीति शास्त्र का है। ठीक है, चलिए जी, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। दो ऐसा चीज बताना है जिससे पता चल जाए कि भारत में कोई विशेष धर्म का लोग नहीं रहता है, मतलब धर्म के प्रति भेदभाव नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष मतलब भारत में सभी धर्म का लोग रह सकता है। दो को प्रावधान बताना है, और प्रावधान मतलब संविधान में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें बतानी है। तो देखिए लिख करके ले आया हूं मैं। वे दो प्रावधान निम्नलिखित हैं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। पहला चीज भैया, यहाँ पर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। मतलब ऐसा बात नहीं है कि कोई राज्य है, जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल है, ऐसा बात नहीं है कि वो मुस्लिम का राज्य है ऐसा बात। वहां भैया हिंदू भी रहता है, सिख ईसाई जो मतलब जितना धर्म का लोग है सभी रहता है। तो कोई राज्य का अपना कोई विशेष धर्म है नहीं है। ऐसा बात भी नहीं है कि भैया यूपी जो है उसमें सिर्फ हिंदू ही रहेगा। हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वही लिखा गया है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी का मन कर रहा है कि भैया हम हिंदू बन जाते हैं, तो वो हिंदू धर्म अपना सकता है। किसी का मन कर रहा है कि भैया हमको बौद्ध धर्म अपनाना है, वो बौद्ध धर्म अपना सकता है। सब अपना अपना धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र है, कोई किसी का धर्म अपना सकता है। ठीक है, इससे इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा भैया। इसमें राज्य कुछ नहीं बोलेगा, मतलब मोदी जी आके सामने बोलेंगे कि तुम भैया मुस्लिम धर्म क्यों अपनाया, तुम हिंदू धर्म क्यों अपनाया। तो ऐसा बात लिखा गया है। लेकिन समाज बोल सकता है, बच्चों याद रखिएगा, मम्मी पापा बोलेंगे, लेकिन राज्य मतलब कानून मना नहीं करेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहला प्रावधान तो ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है, राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं करेगा। अब ऐसा काम नहीं करेगा कि भैया बड़ा बड़ा पोस्ट है, इस पे कोई विशेष धर्म का लोग बैठा दिया जाए, और जितना छोटा पोस्ट है उसमें कोई विशेष धर्म का लोग बैठा दिया जाए। ठीक है, मतलब कोई भी धर्म हो, कोई भी नौकरी हो, किसी भी जगह पर धर्म को आधार बना करके भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा प्रावधान ये है। दोनों क्लियर है, एक बार आप लोग खुद से भी पढ़ लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, ग्राम पंचायत के किन्हीं दो कार्यों को लिखे। अब ग्राम पंचायत तो भैया सबको गांव में तो जरूर रहते होंगे। अब सबको ग्राम पंचायत में देखे भी होंगे क्या क्या काम करते हैं वो लोग। तो उसी का दो कार्य लिखना भैया। आजकल का तो कुछ नहीं करता है, तो क्या कुछ नहीं लिख देंगे? नहीं, फिर भी दो काम लिखना पड़ेगा। क्या क्या है जी? पहला है कि पंचायत क्षेत्र का विकास करना, विकास करने के लिए वार्षिक योजना बनाना। अब जहां तक उसका क्षेत्र आता है वहां का विकास के लिए साल भर में क्या क्या करना है वो योजना बनाना। उसका बजट तैयार करना कि भैया कितना इनकम है और कितना आउटकम है, मतलब कितना हम लोगों का कमाई है, कितना आय आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है, इसका बजट तैयार करना। सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना। कोई भी सामुदायिक कार्य हो रहा है, जैसे कोई त्योहार का आयोजन हो रहा है, उसमें ग्राम पंचायत सहयोग करेगी। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन में सहायता प्रदान करना, ये सब काम है बेसिकली ग्राम पंचायत का। और दूगो बताना है तो भैया एक हो तो इसी का दूगो लिख दीजिए कोनो उठा करके, नहीं तो दूगो हम अलग अलग लिख दिए, कृषि, बागवानी, चारागाह, इस सब का विकास करना। ठीक है, तो इस सब का काम जो है आपका ग्राम पंचायत का आ जाता है। चलिए अगला देखेंगे, संघीय शासन की दो विशेषताएं बताएं। देखिए 2019 में और 2021 में पूछा गया है। अब संघीय शासन क्या होता है? तो देखिए शासन दो तरह का होता है, एक होता है एकात्मक शासन और एक होता है संघीय शासन। तो देखिए एकात्मक शासन में क्या होता है भैया, राज्य मतलब एकात्मक शासन में राज्य सरकार नहीं होता है, पूरा देश पर जो है एक ही सरकार होती है। और संघीय सरकार में क्या होता है भैया, सरकार दो स्तर पर होता है। एक होता है आपका केंद्र के स्तर पर और एक होता है आपका राज्य के स्तर पर। तो सबको जानता है कि भारत देश में जो है संघीय सरकार है। अब संघीय सरकार का दो विशेषता बताना है तो भैया संविधान के हिसाब से बता दीजिए कि आप लोग का संविधान लिखा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, हम लोग के मतलब संघीय शासन में दो स्तर का शासन होता है कि नहीं? एक केंद्र स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर होता है। तो यही दो विशेषता लिखना था, लिख देंगे। संघीय शासन में लिखित संविधान होता है। संविधान कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए, जैसे हम लोग को देश का है। ठीक है, और इसमें दो स्तर की सरकार होती है, एक केंद्र स्तर पर होता है और एक राज्य स्तर पर होता है। ये दो चीजें लिखनी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, नगर निगम के किन्हीं दो कार्य को लिखें। तो नगर निगम का दो कार्य बताना है। आसान आसान हल्का हल्का दो कार्य लिख देंगे। 2022 में पहले भी पूछा गया होगा, लेकिन हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो नगर निगम का दो प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। भैया नगर निगम का क्या कार्य लिखना है यार, समाज में जितना भलाई का काम सब नगर निगम करता है, कुछ भी लिख दो। तो क्षेत्र में शौचालय बनवाना, नाली का निर्माण करना, लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, बस स्टैंड का व्यवस्था करना, सड़क ठीक करना, मतलब जितना ही सब काम है सब नगर निगम का ही तो है। तो जो आपके मन में आता है वो लिख दीजिए। विद्यालय की व्यवस्था करना, सब काम नगर निगम का है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे।
अगला है, भारत में नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। अब भारत की नदियां काफी ज्यादा प्रदूषित हो रही है। अब इसका प्रदूषण का कारण क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। और देखिए 2020 में और 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए जी, इसको देखा जाए तो निम्नलिखित कारण है भारत में नदी प्रदूषित हो रहा है, इसका जो कारण है वो नीचे लिख दिया भैया। तो क्या होता है आजकल नदी में कचरा बहुत ज्यादा बहाया जा रहा है। अब कचरा नदी में डालेंगे तो भैया नदी तो प्रदूषित होगा ही ना, तो वही लिखा गया है इसमें। अगला है, कल कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ बहता निकलता है वो नदी में बहा देते हैं। अब कारखाना से फैक्ट्री से जो हानिकारक पदार्थ निकलेगा, जो विषैला पदार्थ निकलेगा, उसको भी कितना लोग क्या करता है नदी में बहा देता है। उससे क्या होगा, अब हानिकारक पदार्थ या विषैला पदार्थ नदी में जाएगी तो नदी की जो मछलियां हैं वो मरेगी, जीव जंतु मरेंगे। अब जब नदी का जीव जंतु मर जाएगा, मछली मर जाएगा, तो आप ही बताइए वो नदी में ही रहेगा तो बदबू देगा, तो इससे भी प्रदूषण होगा कि नहीं होगा। पहली बात तो कचरे नदी में बहा रहे हो, यही प्रदूषण है कि नहीं। चलिए अगला है, मृत जीव जंतुओं जंतुओं को नदियों में फेंक देना। अब कितना जगह क्या होता है कि यदि कोई कुत्ता मर गया, बकरी मर गई, या फिर आप देख लीजिए गाय मर गया, तो उसको क्या किया जाता है नदी के किनारे ले जाकर के नदी में फेंक दिया जाता है। इससे भी नदी का प्रदूषण हो रहा है। कारण है कि नहीं, बिल्कुल है। अच्छा, तालाबों में कीटाणुनाशक दवाई का छिड़काव करना। अब होता क्या है, जो लोग तालाब के किनारे में रहते हैं उनके घर में मच्छर की समस्या काफी ज्यादा बनी रहती है। अब मच्छर ना आए इसीलिए क्या करते हैं वो लोग तालाब पर जा करके दवाई छीट छीट देते हैं, कीटाणुनाशक छीट देते हैं। इससे भी जीव जंतु को नुकसान होता है और नदी जो है आपका पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। तो 4 कारण भैया लिख दिए, बहुत है। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर में 4 कारण लिख दिए, काफी ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था और थंबनेल में भी देख रखे होंगे, हम लोग टोटल 10 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। और ऐसा ऐसा कितने क्लासेस होगी आपकी, जल्दी से बताएंगे। 10 क्लासेस होगी, ठीक है। और 10 क्लासेस में आपका सोशल साइंस खल्लास, ठीक है। चलिए प्रश्न है, नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब भैया नदी बह रही है, इस पे बांध बना लिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों बांध बनाते हैं। तो बांध बनाने का बहुत ज्यादा मतलब बहुत प्रकार का फायदा होता है। जैसे क्या क्या मुख्य उद्देश्य देख लीजिए, नदी घाटियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना। वो नदी घाटी से जुड़ा हुआ जितना समस्या है सबका समाधान हो जाता है परियोजना बनाने से। चलिए क्या क्या होता है जी, इसमें बाढ़ नियंत्रण। मान लीजिए अधिक पानी आ रहा है, अब ये बांध बना दिया, वहां पर तो बाढ़ आएगा क्या, नहीं आएगा, पहला बाढ़ नियंत्रण हो गया। अब मृदा अपरदन पर रोक। अब नदी जाती है तो भैया मिट्टी काट के ले जाती है, अब बांध बना दी तो मिट्टी काट के नहीं ले जा पाएगी, ये भी हो गया। उसके बाद सिंचाई एवं पीने का पानी। अब यहाँ से नहर निकाल करके या यहाँ के पानी का उपयोग हम लोग सिंचाई में कर सकते हैं या पीने में कर सकते हैं। उद्योग हो गया, गांव और नगर में के लिए जल विद्युत उत्पादन। बांध बनाने के बाद आप लोग जानते होंगे इससे विद्युत उत्पादन भी हो जाता है, तो वही लिखा है कि उद्योग के लिए, गांव के लिए या नगर के लिए बिजली का उत्पादन भी जो है इस बांध से मतलब परियोजना बनाने से आसान तरीके से हो जाता है। तो ये सारी मतलब उद्देश्य थे नदी घाटी परियोजना बनाने के, ठीक है। तो हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस को किए आप लोग ध्यान से देखे होंगे, तो बहुत सारा क्वेश्चन किए। जैसे आपका नदी घाटी परियोजना क्या है, नदी का प्रदूषण का कारण, नगर निगम का कार्य, संघीय शासन का विशेषता, ग्राम पंचायत का कार्य, फिर ऐसा दो प्रावधान बताए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है, रूसी क्रांति के पूर्व किसान का कैसा स्थिति था, सर्वहारा वर्ग किसको बोलते हैं, रूसी क्रांति का कारण जाने, और सबसे बड़ा चीज खूनी रविवार जाने। भैया ये सबसे इंटरेस्टिंग घटना था आज का क्लास का, ठीक है। आशा है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आना ही था भैया, आसान आसान चीज है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग जाएंगे तो चेक कर लेंगे, वहां पे भी मिल ही जाएगा। तो अब दिक्कत क्या चीज का है, आराम से लो और मस्ती से पढ़ो, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे कल की कक्षा में, और याद रखिएगा पूरा सीरीज आप लोगों को देखना है बच्चों, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन किए और ऐसा ऐसा 10 वीडियो लाएंगे, 10 कक्षाएं करेंगे जिसमें हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन कर लेंगे, 100 क्वेश्चन कर लेंगे। और भैया इस 100 क्वेश्चन में से तो मुश्किल है क्वेश्चन आपका सोशल साइंस में बाहर जाना, और ज्यादातर बच्चों को सोशल साइंस में ही दिक्कत होती है कि नहीं। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद है आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी जरूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे कल की कक्षा में, तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।